हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ नाज़नीन शेख। जैसे आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर 2 ह्यूमन राइट्स के फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया था। और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, अगला लेक्चर जो होगा वो भी इंटरेस्टिंग होगा। एज सिटीजन ऑफ इंडिया, एज स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ एग्जाम में लिखने के लिए हमको कुछ नहीं समझना है। एज सिटीजन ऑफ इंडिया हमको हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ का पता होना चाहिए। तो राइट्स जो है उसमें सबसे पहला राइट्स आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो राइट्स है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का राइट, समानता का अधिकार जो है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो आओ स्टार्ट करते हैं आज के हमारे राइट्स के साथ। अच्छा, जब हम बात करते हैं बच्चों इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी मतलब समानता हर चीज़ों में देखी जानी चाहिए। सिर्फ मेरे कलर के बेसिस पर मुझे जज नहीं किया जाना चाहिए, मेरी हाइट के बेसिस पर मुझे जज नहीं किया जाना चाहिए, मेरे जेंडर के बेसिस पर मुझे जज नहीं किया जाना चाहिए। ओके, अगर मैं एज ए ह्यूमन भी कुछ डिजर्व करती हूँ तो ये सारे एस्पेक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। तो उसे हम कहते हैं इक्वालिटी, उसे हम कहते हैं समानता। ओके, राइट टू इक्वालिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर 5 आर्टिकल्स जो है हमारे 5 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हमको बताते हैं राइट टू इक्वालिटी के अंदर कि कौन से चीज़ों में हमने यहाँ इक्वालिटी के बारे में बात की है। ओके, आर्टिकल 14 to 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डिफरेंट बट रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इक्वालिटी। अलग अलग इक्वालिटी के ही अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बात करता है। It is the principal foundation of all rights and liberties and guarantees the following। यानी कि ये बात करता है एक बेस की, प्रिंसिपल बेस की। जितने भी हमारे राइट्स है, अगले आने वाले आगे के राइट्स, उन सब का क्या है, राइट टू इक्वालिटी जो है वो बेस है, फाउंडेशन है। अभी आर्टिकल 14 जो है बच्चों, वो हमको बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, जैसे मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स में भी समझाया था बच्चों, कानून के आगे हर इंसान एक समान होगा। चाहे आपका पोजीशन कुछ भी हो, आप बहुत बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस हो या एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो। एक्टर एक्ट्रेसेस भी ह्यूमन बीइंग होते हैं वैसे। चाहे आप एक नॉर्मल सिटीजन हो अपनी कंट्री के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसला कुछ नहीं है यहाँ पर। बस आपको कानून के सामने क्या माना जाएगा, एक बराबर माना जाएगा। जैसे अगर आप कोई बहुत बड़े हीरो हीरोइन हो, एक्टर एक्ट्रेसेस हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, आपके ऊपर कोई मुकदमा दायर होता है, कोई केस चलता है, इसका मतलब ये नहीं आपको किसी तरीके की लिबर्टी या फ्रीडम मिल जाएगी। वहाँ भी आपको जब भी बोला जाएगा, आपको कोर्ट के सामने हाजिरी अपनी देनी पड़ेगी, सवाल जवाब होंगे, तो आपको उनके साथ में कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कानून के आगे हर इंसान एक समान, एक बराबर है। ओके, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज ऑफ द कंट्री। या तो हम इसको बोलेंगे इक्वल प्रोटेक्शन, कानून का इक्वल प्रोटेक्शन अपनी कंट्री के अंदर हर एक इंसान के लिए क्या होगा, इक्वल प्रोटेक्शन होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, वट एवर दे हैव। उसके अलावा भी हम क्या करेंगे, सबको इक्वल ही मान रहे हैं। स्टेट के नॉट डिस्क्रिमिनेट, आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। कौन से बेसिस पर नहीं कर सकते हो, अभी अभी मैंने आपको बताया है। आप कास्ट के बेसिस पर, उनके रिलीजन, उनके कास्ट के बेसिस पर, कल्चर के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर, सेक्स यानी कि जेंडर के बेसिस पर, रिलीजन या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर। प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि हो सकते हैं जन्मे कहीं और हो, आकर कहीं और रह रहे हो, तो आप किसी भी तरीके से उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। यही हमारा इक्वालिटी, राइट्स टू इक्वालिटी के अंदर आर्टिकल 14 जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है। ओके, इक्वालिटी बिफोर लॉ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कब आया था, इंग्लिश कॉमन लॉ के अंडर आता है। वाइल एक्सप्रेशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज वॉज लेड डाउन। लेकिन इसके साथ साथ जो बात कर रहे हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, वो कहाँ पर आया था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से डिराइव किया गया है। अब ये दोनों ही एक्सप्रेशंस किस चीज़ के ऊपर एम करते हैं, इक्वालिटी ऑफ लीगल स्टेटस फॉर ऑल द पर्सन्स, यानी कि हर एक सिटीजन जो इंडिया के अंदर रहते हैं, विद इन इंडिया के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, उनके लिए क्या है, इक्वालिटी ऑफ लीगल स्टेटस है। हर किसी को लीगल स्टेटस यहाँ पर इक्वल ही मिलेगा। बट द मेन डिफरेंस बिटवीन दैम इज दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ इम्प्लाइज द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, यानी कि आप कोई भी तुर्रम खान क्यों ना हो, आपको किसी तरीके का स्पेशल प्रिविलेज, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है कानून के आगे। चाहे आप
द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ सर्टन इंडिविजुअल, चाहे आप कोई भी हो, किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए कानून थोड़ी बदलेगा, कानून तो वही रहने वाला है. Whereas equal protection of law is more of a positive concept as it implies the right to equal protection under equal circumstances. और equal circumstances किसी भी तरह की घटना हो, सिचुएशन हो, हर किसी के सामने equal protection of law आपको जो है वो मिलेगा. In terms of privileges conferred and liabilities imposed by the law. Further, it states that legal equality cannot be enforced strictly irrespective of the circumstances involved. अब ये जो लीगल इक्वालिटी है वो किसी के ऊपर फोर्स जो है वो नहीं किया जा सकता. स्ट्रिक्टली इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड irrespective of the circumstances involved. चाहे किसी भी तरीके की सिचुएशन हो, ये किसी के ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं किया जा सकता है. इफ़ सो दैट कैन लीड टू परवर्जन ऑफ जस्टिस. अगर ऐसा होता है तो वो नाइंसाफ़ी होती है ऐसे इंसानों के साथ. जुडिशरी हैज़ टेकन अप्रोप्रिएट नोट ऑफ दिस. और इसी के साथ साथ जुडिशरी जो हमारे जजेस होते हैं उन्होंने खास इन चीज़ों का क्या किया, ख्याल रखा है. सुप्रीम कोर्ट इन इंटरप्रेटिंग द स्कोप ऑफ आर्टिकल इन Charanjit Lal versus Union of India 1950 elaborated upon 4 requirements for establishing legal equality. लीगल इक्वालिटी को इस कानून को सामने लाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं ये लोगों ने मिलकर इस आर्टिकल को प्रॉपरली इंटरप्रेट किया. और एक केस था चरणजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1950 का. उसके अंदर उन्होंने 4 ऐसे सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन दिए हुए हैं बच्चों जिसके बेसिस पर इक्वालिटी, लीगल इक्वालिटी जो है वो किसी को भी मिलती है. ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहली चीज़ जो है वो है इक्वल प्रोटेक्शन मीन्स इक्वल प्रोटेक्शन अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस. इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब बच्चों यहाँ पर लिखा है हर किसी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी इक्वल सर्कमस्टेंसेस के अंदर, यानी कि कैसे भी सिचुएशन रहेगी आपको प्रोटेक्शन इक्वली दी जाएगी. द स्टेट कैन मेक रीजनेबल क्लासिफिकेशन फॉर पर्पसेस ऑफ लेजिस्लेशन. तो स्टेट जो है वो रीजनेबल क्लासीफाई कर सकता है, यानी कि डिवाइड कर सकता है लॉस के बेसिस पर, जैसे चाहे वो सेग्रीगेट जो है वो कर सकता है. तीसरा आपको बोलता है प्रिजम्पशन ऑफ रीजनेबलनेस इज इन फेवर ऑफ लेजिस्लेशन. प्रिजम्पशन ऑफ रीजनेबलनेस इज इन फेवर ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कि कोई भी चीज़ आप अज्यूम अगर कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल चाहे वो फैक्ट हो, चाहे वो सच हो या ना हो, लेकिन फैक्ट्स के आधार पर आपने कुछ चीज़ों को सच मान लिया. जैसे कि मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. एक क्रिमिनल जब तक साबित ना हो जाए कि उसने क्राइम किया है वो इनोसेंट माना जाता है. माना जा रहा है ना, क्राइम किया है उसने, लेकिन साबित हुआ क्या, नहीं हुआ है, तो हम ये फैक्ट को मान रहे हैं कि वो क्या है, इनोसेंट है. तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं प्रिजम्पशन ऑफ रीजनेबलनेस इज इन फेवर ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कि ये कानून के हाथ में, जब तक तुम उसको क्रिमिनल साबित नहीं कर देते हो वो इंसान जो है वो इनोसेंट है. चौथा आपको बोलता है द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन दोज हु चैलेंज द लेजिस्लेशन. तो जो चैलेंज करते हैं ना, नहीं नहीं आप उसे इनोसेंट मान रहे हो, इनोसेंट तो वो है नहीं बिल्कुल भी, वो गुनहगार है वो, तो साबित करो. राइट अगर मैं किसी को बोलूँ, मैं आपको बोलूँ कि आप गुनहगार हो, तो आप मुझे क्या बोलोगे, आप मुझे साबित करके दिखाओ, है ना. तो बर्डन ऑफ प्रूफ तो वो मेरी जिम्मेदारी है अभी, अब मुझे सबूत लाना है, इकट्ठा करना है और आपके सामने पेश करना है, साबित करना है अगर आप गुनहगार हो तो ये 4 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है हमारी किसके लिए, लीगल इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए. आर्टिकल 14 प्रिवेंट्स डिस्क्रिमिनेशन इन लॉज पास बाय लेजिस्लेशन. आर्टिकल 14 जो है वो क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देता है हमारे लॉ के अंदर, सब्जेक्ट टू द अबाव कंसिडरेशंस फॉर प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट. किस चीज़ के लिए, ये जो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है, ये 4 इंपॉर्टेंट जो चीज़ें दी गई है, रिक्वायरमेंट दी गई है, इनके बेसिस पर बोला गया है कि आप किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं कर सकते हैं. क्या नहीं कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो. Okay. Further, it says that the right to equality also prevents arbitrary action by the executive. Okay. Arbitrary action का मतलब होता है अपना मनचाहा, based on desire या अपना मनचाहा आइडिया या फिर चांस, rather than reason. Okay. Rather देन रीज़न. अच्छा बच्चों, यहाँ पर कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं समझेंगे, थोड़े से लीगल टर्म्स है, इसलिए मैं आपके लिए लिख देती हूँ ताकि आप पढ़ाई करते वक्त उसको रिवाइज कर सको. ओके, राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्बिट्ररी एक्शन जो है, एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं,
अब गवर्नमेंट तो देश चला रही है हमारी, लेकिन उसने बहुत सारे पावर्स और अथॉरिटीज़ बांट कर रखे हैं। स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल लेवल पर लोकल गवर्नमेंट है, पूरे कंट्री को चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, लोकल लेवल्स ने अगेन अपने अंदर जो है वो क्या करके रखा है, लोगों को काम बांट कर रखा है। ठीक है, अब ये जो लोग हैं इनको क्या दिया गया है, काम दिया गया है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको निभानी है। लेकिन कोई भी इंसान, आर्टिकल 14 हमको क्या बोलता है, आर्बिट्री एक्शन से प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट यानी कि अपने मन के हिसाब से आप काम नहीं कर सकते हो, अपने मन के हिसाब से अपनी इच्छा अनुसार आप काम नहीं कर सकते हो। जो रीज़न है, जो जस्टिफिकेशन है, जो जस्टिस है, उसी के साथ आपको आगे चलना है। The state is endowed with vast powers which the executive exercises। तो ये जो काम करने के लिए हमने लोगों को सिलेक्ट करके रखा है, ये काम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से इनको हमने बताया है, अपने मन के हिसाब से नहीं चलेंगे। दिस आर्टिकल प्रिवेंट सच पावर बीइंग एक्सरसाइज्ड इन अ डिस्क्रिमिनेटरी मैनर। यानी कि आप लोकल लेवल पर अगर आप एग्जीक्यूटिव हो और आपने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, जेंडर के बेसिस पर, किसी भी तरीके से अगर आपने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया तो वो डिस्क्रिमिनेशन आप ना करो। इसीलिए स्टेट आपको राइट टू इक्वालिटी में मना करता है अपने मन के हिसाब से काम करने के लिए। Enforcement of laws, rules and regulation must be in accordance with the principle of equality before law and must be free from any form of arbitrariness। यानी कि जितने भी कानून बनाए गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, ये सारे किस हिसाब से चलने चाहिए, आर्टिकल हमारा 14 जो राइट टू इक्वालिटी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, उसके हिसाब से चलना चाहिए, ताकि कोई भी इंसान अपने मन के हिसाब से काम ना कर सके। कोई भी इंसान, कोई भी एग्जीक्यूटिव अपने मन के हिसाब से काम ना कर सके। तो बच्चों ये था हमारा आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, लीगल रिक्वायरमेंट्स की बात करता है कि 4 चीज़ें अगर आपने फॉलो कर दी है तो वो 4 चीज़ों के बेसिस पर आपको क्या करना होगा, लीगल इक्वालिटी का स्टेटस जो है वो सोसाइटी में मिलेगा। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की, जो है हमारा आर्टिकल 15। अब ये जो है कौन सी इक्वालिटी की बात करता है, सोशल इक्वालिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। सोशल इक्वालिटी जो है यानी कि सोसाइटी में इक्वल, एक समान सबको देखना और पब्लिक प्लेस को इक्वली एक्सेस करना, पब्लिक प्लेसेस को इक्वली एक्सेस करना। आप किसी को रिलीजन के, कास्ट के, कल्चर के बेसिस पर नहीं बोल सकते हो भाई तुम इधर पे नहीं आ सकते हो। अगर एक पब्लिक प्लेस है जहाँ पर पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर रखा गया है तो आप किसी अदर कम्युनिटी को नहीं बोल सकते हो कि आप यहाँ पर आकर पानी नहीं पी सकते हो। भाई वो पब्लिक प्लेस है तो सबको इक्वल राइट है एक्सेस करने का, वहाँ पर जाने का। Okay, coming back to the point, Article 15 of the Constitution is divided into 4 clauses। Article 15 4 important clauses में बटा गया है जो किस बारे में बात करता है, सोशल इक्वालिटी और इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज। सबसे पहले है आर्टिकल 15(1) states that the state shall not discriminate any citizen। सबसे पहली ही चीज़ हमको बता रही है कि आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। कौन से बेसिस पर नहीं कर सकते हो आप, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, या फिर इनमें से कोई नहीं, या तो इनमें से एक सब कुछ, या तो इनमें से कोई भी एक, या तो इनमें से सब कुछ। किसी भी बेसिस पर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट जो है वो भेदभाव जो है वो आप नहीं कर सकते हो। फिर आता है हमारा आर्टिकल 15(2) जो हमको बोलता है एवरी पर्सन शैल हैव इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक पब्लिक पार्क्स। भाई आप नहीं बोल सकते हो पब्लिक पार्क में आपको आना मना नहीं है क्योंकि आपका कलर अच्छा नहीं है, आपकी हाइट नहीं है, किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यहाँ पर पब्लिक पार्क हो गया, म्यूजियम हो गया, वेल्स हो गए, बेदिंग घाट्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, जो स्टेट फंड से बना हुआ होगा। आर्टिकल 15 और उसके अंदर जो सेक्शन है 2 वो हमको क्या बोलता है बच्चों, वो हमको बोलता है इक्वल एक्सेस है पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, चाहे कोई गार्डन हो गया, पार्क हो गया, म्यूजियम हो गया, वेल हो गया, टेम्पल हो गया, ये सारी जगह जो स्टेट फंड से बनती होगी, जो गवर्नमेंट के पैसों से आकर बनती है लोगों के लिए, उसके लिए आपको कोई राइट नहीं है उनको मना करने का कि आप यहाँ नहीं आ सकते। ये है हमारा आर्टिकल 15(2). अब आर्टिकल 15(3) देखते हैं जो हमको बोलता है स्टेट्स दैट द स्टेट में मेक एनी स्पेशल प्रोविजन इन फेवर ऑफ वुमेन और चिल्ड्रेन। चाहो तो आप औरतों और बच्चों के लिए क्या कर सकते हो, स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेसिस पे नहीं होगा, एज नहीं होगा, जेंडर नहीं होगा, तो ये औरतों और बच्चों के लिए अगर कुछ नया काम कर रहे हैं तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, उनको अलग से प्रोविजन दे रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है मेरे बच्चों। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, इनके फेवर में, इनके प्रोग्रेस के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सोसाइटी में अलाउड है।
Positive discrimination in favor of women and children as they need to be protected and encouraged for their advancement, ताकि इनकी प्रोटेक्शन और इनके एडवांसमेंट जो है वो बने रहे, इसीलिए हम पॉजिटिवली इनके फेवर में डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। किसको? औरतों और बच्चों को। अब आता है इसके अंदर हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बच्चों, जो हमको बोलता है आर्टिकल 15(4) है, जो हमको बोलता है states that state may make special provisions for the advancement of any socially or educationally backward class। अभी आप बोलोगे मैम अभी तो आपने कास्ट कल्चर मना किया था और अभी फिर आ गए आप कास्ट और कल्चर के ऊपर। आना ही पड़ा क्योंकि गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजन दे रही है। कौन से बेसिस पर दे रही है? सोशली बैकवर्ड है अगर कोई, या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है कोई, या शेड्यूल्ड कास्ट है, या शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया याद करो, हमने पढ़ा था SC ST के बारे में हमने पढ़ा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको ना थोड़ा सा एक पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट किया है कि हाँ भाई तुम्हारी हम क्या करेंगे, मदद करेंगे। इनको स्पेशल प्रोविजंस जो है वो दिया जाएगा, एजुकेशन में होगा, गवर्नमेंट जॉब्स में होगा। तो इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना है। क्यों? इनके डेवलपमेंट के लिए बना है कि आप देश तरक्की कर रहा है तो ये हमारा ही हिस्सा है ना, ये जो लोग हैं ये भी हमारे देश का हिस्सा है बच्चों, हम इनको पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। तो इनके डेवलपमेंट के लिए ही क्या बना है? स्पेशल प्रोविजंस बना है, जो कि आर्टिकल 15(4) के अंदर दिया गया है। दिस स्पेशल ट्रीटमेंट इज इन द लार्जर एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी इटसेल्फ, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए ही हमने क्या किया है, इस कम्युनिटी की ग्रोथ के लिए बनाया है। तो नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है बच्चों वो है आर्टिकल 16, जो कि इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है। यानी कि गवर्नमेंट जॉब जब आप किसी को दे रहे हो तो वहाँ पर भी हम इक्वालिटी देखते हैं काफ़ी सारी चीज़ों की। ओके, आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब देने के टाइम पे आप किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं दे सकते हो। लेकिन 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 यहाँ पर ये टर्म पढ़ो, देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस, कुछ केसेस में एक्सेप्शंस दिए गए हैं, यानी कि कुछ केसेस में हमने अलाउ कर दिया है। तो इसीलिए इसको और 5 क्लॉजेस में क्या कर दिया गया है बच्चों, बांटा गया है। ओके, आर्टिकल 16(1) जो है बच्चों वो बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सारे सिटीजन्स को, किस चीज़ के लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। यानी कि जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है, आप लोगों ने एग्जाम्स क्रैक किया, इंटरव्यूज़ दे दिया, आपको जॉब मिल गई है, तो आपको रिलीजन, कास्ट, क्रीड ये सब बेसिस पर आपको जॉब नहीं मिलने वाला है। आपकी कैलिबर के ऊपर कितनी क्षमता है आपके अंदर उस काम को करने की, आप वाकई में डिजर्विंग हो, लायक हो, नहीं हो, उस चीज़ के बेसिस पर आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये हमारा आर्टिकल 16(1) कहता है। 16(2) जो है वो हमको बोलता है बच्चों इट प्रोहिबिट्स द स्टेट टू डिस्क्रिमिनेट, यानी कि 16(2) हमको बोलता है आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो किसी भी बेसिस पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स यानी जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, या फिर इनमें से किसी भी चीज़ों के ऊपर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, जो भी ऑफिस आता है किसके, स्टेट के अंदर यानी कि गवर्नमेंट के अंडर। ये है आर्टिकल 16(2). आर्टिकल 16(1) क्या बोलता है कि आप एम्प्लॉयमेंट दोगे हर किसी को। 16(2) क्या बोलता है, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। 16(3) हमको क्या बोलता है, पार्लियामेंट में इनैक्ट अ लॉ स्टेटिंग दैट सर्टन जॉब्स कैन ओनली बी फिल्ड बाय एप्लीकेंट्स हु आर डोमिसाइल्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया। आर्टिकल 16(3) इसने क्या कर दिया, इसने कह दिया है, बस कह दिया तो कह दिया कि पार्लियामेंट ना एक लॉ बना सकती है, में इनैक्ट अ लॉ, ऐसे लॉ के ऊपर काम भी कर सकती है जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ काम ऐसे है जो कौन से लोग कर सकते हैं, ऐसे एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकते हैं हु आर डोमिसाइल्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो एक स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं, वही लोग वहाँ पर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। आर्टिकल 16 सबसेक्शन 3 बोलता है दिस मे बी मेंट फॉर पोस्ट दैट रिक्वायर नॉलेज, लोकेलिटी एंड लैंग्वेज ऑफ द एरिया। आप बोलोगे ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों, अभी तो आपने बोला प्लेस ऑफ बर्थ यानी जगह के बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। बिल्कुल मैंने यही बोला है, लेकिन इसके साथ साथ देखो अभी हमने पढ़ा था ना, कुछ एक्सेप्शंस दिया है गवर्नमेंट ने हमको आर्टिकल 16 के अंदर, जहाँ पर हमको क्या बोला गया है, आर्टिकल 16(3) में बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट ऐसा एक लॉ बना सकती है बच्चों जहाँ पर ना एक स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले लोग ही वहाँ पर काम करेंगे। अब आप बोलोगे ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, बिल्कुल हुआ,
लेकिन नहीं भी हुआ क्योंकि एक्सेप्शंस भी दिया है हमको। एक्सेप्शंस जो है यहाँ पर एक्सेप्शन क्या बोल रहा है कि क्यों हमने ये आइडिया लाया है कि एक ही पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग ही वहाँ पर काम करेंगे, हम बाहर से आए हुए लोग क्यों नहीं काम कर सकते हैं। इसीलिए क्योंकि उस जॉब में ना स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत है, यानी कि लोकल नॉलेज की ज़रूरत है और वहाँ के लोकल लैंग्वेज की भी ज़रूरत है, लोकल नॉलेज की भी ज़रूरत है, लोकल लैंग्वेज की भी ज़रूरत है। इसीलिए आर्टिकल 16(3) बोल रहा है अगर आप उसके बारे में जानते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आप वहाँ पर रहते हो, बिलोंग करते हो और आप वहाँ पर अप्लाई करते हो तो वेल एंड गुड, आपको मोस्ट वेलकम है ऐसे जॉब के लिए। आर्टिकल 16(4) जो है बच्चों वो हमको बोलता है स्टेट में रिजर्व पोस्ट फॉर मेंबर्स। अब देखो यहाँ पर हमारा, आप बोलोगे फिर से मैम डिस्क्रिमिनेशन तो आ गया, आप नहीं बोलकर भी डिस्क्रिमिनेशन लेकर ही आ रहे हो। भाई हमने नहीं लाया है, गवर्नमेंट ने एक्सेप्शंस दिया है और ज़रूरी था ऐसे एक्सेप्शंस को देना। आर्टिकल 16(4) जो है बच्चों क्या बोलता है, स्टेट जो है पोस्ट रिजर्व करके रख सकती है किसके लिए, मेंबर्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए। देखो लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था ना शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के बारे में हमारे फाउंडेशन कोर्स 1 में, तभी मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो है इनके लिए पोस्ट रिजर्व करके रखती है, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, राइट, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स हो, इनके लिए स्पेसिफिक पोस्ट रिजर्व होती है। क्यों? क्योंकि वो इस कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही बात है कि इनको इस वीकर सेक्शन को सोसाइटी में उठाकर हमारे साथ में लेकर आना है और गवर्नमेंट का ऐसा कोई फंडा नहीं है डिस्क्रिमिनेट करने का। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में खाली इनको इसीलिए इनकी हेल्प के लिए बोला गया कि इस सेक्शन को भी ऊपर उठाओ। जितने साल इन लोगों ने बहिष्कार झेला है अब उससे ज़्यादा साल बिताओ इनके डेवलपमेंट के लिए। Which are not adequately represented in the services under the state, so as to uplift the weaker sections of the society। जैसे मैंने कहा weaker sections of the society है, इनको ऊपर लाने के लिए हमने क्या किया है, कुछ पोस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की रिजर्व कर दी है। अब आर्टिकल 16(5) हमको बोलता है अ लॉ में बी पास्ड विच रिक्वायर्स दैट द होल्डर ऑफ एन ऑफिस ऑफ एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शैल बी अ पर्सन प्रोफेसिंग दैट पर्टिकुलर रिलीजन। According to the Citizenship Amendment Bill 2003, this right shall not be conferred to overseas citizens of India। अच्छा, अब ये वाला लॉ जो है बच्चों हमको क्या बोल रहा है, वापस देखेंगे। आर्टिकल 16(5) हमको बोलता है एक ऐसा लॉ जो है वो पास किया जा सकता है जहाँ पर that the holder of an office of any religious institution shall also be a person professing that particular religion। यानी कि एक ऑफिस या इंस्टीट्यूशन जो कि रिलीजियस बेसिस पर बनाया गया है, जो कि रिलीजियस बेसिस पर बनाया गया है, उसका जो हेड भी होगा वो कौन होगा, वो वही रिलीजन का होगा जो उस रिलीजन को बिलोंग करता होगा। जो उस रिलीजन को बिलोंग करता है वही उस ऑफिस या इंस्टीट्यूशन का हेड हो सकता है। अभी हमने रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना देखा है, लेकिन एक्सेप्शन भी देखा है। अगर कोई ऑफिस है, कोई इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, तो उसका हेड भी जो होगा वो कौन होगा, एक पर्टिकुलर इंसान जो उसी रिलीजन को बिलोंग करता है। तो अगर ऐसा कोई केस है तो बिल्कुल भी ये किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये किसी तरीके की मनाही जो है वो नहीं की गई है। लेकिन ये बोला गया है कि बाहर के किसी इंसान को ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो है वो, उनको वहाँ पर काम नहीं मिलेगा। अगर कोई बाहर का आकर हेड बनेगा तो नहीं चलेगा, अपने कंट्री का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो ये जो सिटीजनशिप का बिल 2003 में आया था उसके अंदर ये एक्ट पास किया गया है। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया दे आर नॉट अलाउड टू बी अ पार्ट ऑफ सच रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और ऑफ एनी अदर रिलीजन। ओके, नेक्स्ट जो आता है बच्चों हमारा आर्टिकल 17 है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। इसको हमने हमारे सेमेस्टर 1 में भी पढ़ा था, आज रिवाइज कर लेंगे। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा हुआ करती थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ करता था, लोगों को हम डिस्क्रिमिनेट करते थे। अब आर्टिकल 17 जब आया तो इसने इस प्रैक्टिस को क्या किया बच्चों, कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया कि आप किसी को अनटचेबल नहीं बुला सकते हो। बुला भी दिया तो तुमको फाइन पड़ेगा या पनिशमेंट हो जाएगी कि आप किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, जो कि अलाउड नहीं है। एक स्पेसिफिक आर्टिकल बनाया ही इसलिए गया है ताकि इस प्रथा को बंद कर दिया जाए। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस। देखो कानूनी तौर पर भी क्या है, ये गुनाह है। एंड एनीवन डूइंग सो इज पनिशेबल बाय लॉ। और अगर कोई ऐसा गुनाह करता है तो डेफिनेटली इट इज पनिशेबल बाय लॉ। अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 1955। तो अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट बनाया गया है स्पेसिफिकली 1955, जिसको रीनेम किया गया है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976, जो कि क्या करता है,
पेनल्टीज चार्ज करता है फॉर प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम एंटरिंग अ प्लेस ऑफ वर्शिप और फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम अ टैंक और वेल। यानी कि अगर कोई ऐसा काम करता है जहाँ पर उसको मनाही किया गया है तो आपने उसको अनटचेबल अगर बोल दिया तो आपके ऊपर ये सब करने के लिए पेनल्टी जो है वो लगेगी। क्यों पेनल्टी लगेगी, क्यों पेनल्टी लगेगी या फिर क्यों चार्जेस होंगे आपके ऊपर? क्योंकि आप किसी को रोक रहे हो जिसके लिए आपको अलाउ नहीं है। ओके, आर्टिकल 17 इज अ चार्टर ऑफ इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम। फॉर 1/6 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कैन बी फ्री फ्रॉम ह्यूमिलिएशन। तो आर्टिकल 17 एक ऐसा चार्टर है फ्रीडम का जो इंडिया के 1/6 जो है, इंडिया का पॉपुलेशन का 1/6 हिस्सा अगर निकाल लो तो इट कैन बी फ्री फ्रॉम ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन, आप उनको बचा रहे हो, शर्मिंदा होने से बचा रहे हो, बेइज्जत होने से बचा रहे हो। क्यों? क्योंकि अपने ही कंट्री को हम क्या कर रहे हैं, अपने ही कंट्री के लोगों को, अपने ही भाई बहनों को डिस्क्रिमिनेट करके उनको शर्मिंदा कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। द इंस्पिरेशन फॉर दिस आर्टिकल केम फ्रॉम द वर्क डन बाय महात्मा गांधी एंड अदर्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स। तो ये जो इंस्पिरेशन मिला है, ये आर्टिकल कहाँ से आया है? महात्मा गांधी जी जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है ऐसे अनटचेबिलिटी जैसे कॉन्सेप्ट को बाहर भगाने के लिए, और ऐसे बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी आए थे ताकि इन हरिजन्स को क्या कर सके और ज़्यादा हम अपलिफ्ट कर सके। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है जो कि हमारा लास्ट आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी में, वो है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। सबसे पहले तो टाइटल्स होता क्या है? देखो कई बार ऐसा होता है ना, हम किसी इंसान को स्पेसिफिक टाइटल से बुलाया करते हैं तो वो बिल्कुल भी मना है। फॉरेन कंट्री से कुछ टाइटल्स आए थे ना, ये सर और मैडम तो वहीं से आए हुए हैं, राइट? तो ऐसे आप किसी को सर मैडम टाइटल्स देकर जो बुलाते हो वो भी मना है, ठीक है? अभी फिलहाल प्रेजेंटली तो हम अपने टीचर्स को बुला लेते हैं सर मैम, या ऑफिस में बॉस को बुला लेते हैं, फेयर इनफ, लेकिन ये सारे फॉरेन टाइटल्स हैं। अब आप बोलोगे राइट टू इक्वालिटी में टाइटल्स का क्या लेना देना सर और मैडम का? बच्चों जब आप ऐसे टाइटल्स देते हो तो कहीं ना कहीं आप उनको क्या कर रहे हो? डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट कैसे कर रहे हो? स्टेटस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट हो जाते हैं। यानी आपके बॉस है, आप सर बुलाओगे, यानी आप अपने आप को कुछ नहीं मान रहे हो। हम जानते हैं हम आउट ऑफ रिस्पेक्ट जो है वो उनको बुला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सही है या नहीं है? बुलाना चाहिए नहीं बुलाना चाहिए? अब देखो हमने जहाँ से टाइटल लाया वो खुद अपनी कंट्री में एक दूसरे का नाम लेकर बुलाते हैं, अपने सीनियर्स का भी, अपने बॉसेस का भी नाम लेकर बुलाते हैं, मिस्टर या मिस बोल के उनका फर्स्ट नेम या लास्ट नेम लेते हैं, और हमको सिखा गए सर और मैडम बोलना, जो कि गलत है, राइट? अब इसी के साथ साथ और कैसे टाइटल्स? ऐसे टाइटल्स जो सोसाइटी में स्टेटस वाइज इनइक्वालिटी लेकर आते हैं। मतलब ये बताते हैं भाई मैं तो बड़ा नवाब हूँ और तुम मेरे सामने फ़कीर हो। ऐसे स्टेटस जो है, ऐसे टाइटल्स जो है हमको क्या बताते हैं? मैं नवाब हूँ तुम फ़कीर हो। तो ये चीज़ हटाने के लिए, इस गैप को हटाने के लिए आर्टिकल 18 आया जिसने कहा ऐसे टाइटल्स को ही मिटा दो जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन लाते होंगे। सिटीजन्स ऑफ इंडिया के नॉट एक्सेप्ट टाइटल्स फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट। बाहर से आए हुए ऐसे सारे टाइटल्स को ख़त्म कर दो। British government had created an aristocratic class known as Rai Bahadurs and Khan Bahadurs in India. These titles were also abolished. ब्रिटिश ने एक तो देश को बांटना था, वैसे ही बांट कर चले गए हमारे देश को रिलीजन के बेसिस पर। तो बहुत ही उन्होंने क्या कर दिया है कि हमारे भाईचारे को ख़त्म करने आ गए थे। अब इससे भी उनका मन नहीं भरा तो आग लगा के जाना ही था, तो ऐसे टाइटल्स रख कर चले गए, राय बहादुर और खान बहादुर। यानी कि अब जैसे कि कई लोग ये भी टाइटल रखते हैं ना, नवाब, हम नवाब ख़ानदान से हैं। यूजुअली हमारी मम्मी हमको बोलती है जब हम कोई काम नहीं करते, तुम नवाब हो ना, नहीं करोगे काम। तो ऐसे सारे टाइटल्स क्या बताते हैं कि हम जो है वो दूसरों से ऊंचे हैं, बढ़कर है। तो देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिशर्स ने जो है वो आग लगाने के लिए ऐसे टाइटल्स देकर गए थे, तो अपने आप सोसाइटी में क्या हो रहा था? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। लेकिन हम इंडियंस भी दिल से सोचते हैं, दिल से सोचते हैं, तो अपने भाइयों के लिए सोचा तो हमको बड़ा बुरा लगा। तो हमने बोला ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे टाइटल्स को ही अबॉलिश कर दो। नहीं चाहिए हमको नवाब, नहीं चाहिए खान बहादुर, हमको नहीं चाहिए हमको ये राय बहादुर लोग। क्या करेंगे हम इनका? जितनी भी बहादुरी है आपस में लोगों से मिलकर दिखाओ ना। ये नाम में बहादुरी क्या रखी है? काम में बहादुरी दिखाओ, राइट? तो इसीलिए ऐसे टाइटल्स को हटा दिया। द टाइटल्स आर अबॉलिश्ड एज दे क्रिएट प्रिविलेजेस एंड डिस्टिंक्शंस। अब ये जो टाइटल्स है सोसाइटी में प्रिविलेज बताते कि भाई स्पेशल हमारा नाम है तो हमको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, सोसाइटी में हम अलग है तुम अलग हो। तो ये चीज़ों को हटाने के लिए हमने इन टाइटल्स को ख़त्म कर दिया। However, awards can be conferred on the citizens of India. लेकिन अवार्ड्स के बारे में हम बात कर सकते हैं। Therefore, the awards of भारत रत्न एंड पद्म विभूषण कैन बी अवॉर्डेड बाय द स्टेट। हाँ, लेकिन हमने अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो हम उनको क्या कर सकते हैं? टाइटल मत दो,
लेकिन आप उनको अवार्ड दे दो कि हाँ भाई तुमने सोशली बहुत अच्छा काम किया, तालियां बजाओ उनके लिए, और उनको भारत रत्न दे दो या फिर पद्म विभूषण दे दो, अवार्ड दे दो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो टाइटल्स है ना, ये जो भारत रत्न है ना, ये आप किसी के नाम के आगे नहीं जोड़ सकते हो, सफिक्स और प्रीफिक्स काउंट नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर 1995 में अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ सच अवार्ड्स, अपहेल्ड द वैलिडिटी यानी कि इसका साथ दिया है और बोला है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास कर दो लीगली इस चीज़ को कि अगर ये जो भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं ये उनको अवार्ड मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बच्चों ये चीज़ याद रखना, आज भी आप भारत रत्न अपना नाम नहीं लगा सकते या फिर अपना नाम और भारत रत्न नहीं लगा सकते अगर आपको मिला है या नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि अगेन आप सोसाइटी में डिस्टिंक्शन लेकर आते हो ना कि अपने नाम के साथ आप ये जोड़ रहे हो, आपको सम्मानित किया गया है, बहुत अच्छी बात है, अच्छे काम के लिए सम्मानित किया गया, लेकिन प्रीफिक्स और सफिक्स आप यूज़ नहीं कर सकते भारत रत्न और पद्म विभूषण के साथ में। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी ध्यान में रखिएगा कि क्या कोर्ट ने बोला कि चलो ठीक है आप किसी को सम्मानित कर सकते हो, ये अवार्ड्स वैलिड है ऐसे इंसानों को देना जिन्होंने सोसाइटी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है या जिस फील्ड में है उस फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि वो दूसरे लोगों से अलग है, दूर है, उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे दो, नहीं, इक्वली ही माना जाएगा उनका भी स्टेटस सोसाइटी के अंदर। तो ये थे हमारे राइट टू इक्वालिटी, जिसके अंदर 5 आर्टिकल्स हमने देखे हैं। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15, 16, 17 और लास्ट में हमने देखा है हमारा आर्टिकल 18। अब जो हमारा नेक्स्ट राइट है बच्चों वो है राइट टू फ्रीडम। ये थोड़ा सा डिटेल में है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, तो ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। लेक्चर पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। ATKT एग्जाम्स आपके कॉलेजेस में स्टार्ट होने वाली है, तो अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दो हमारे इस लेक्चर को, और पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर देना। एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।